हम अभी तक पढ़ रहे थे सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र तुल्याश प्रयत्न सवर्ण। उसी प्रसंग में हमें आवश्यकता पड़ी आश्य और प्रयत्न। जब उच्चारण स्थान और प्रयत्नों की बात हुई तो हमने अभी तक उच्चारण स्थान पढ़े। उच्चारण स्थान के 11 सूत्र पढ़े जिसमें समस्त वर्णों के उच्चारण स्थान में ज्ञात परिज्ञात हो गए हैं। अब हम प्रयत्नों के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन किन वर्णों के प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और किन किन वर्णों के क्या क्या प्रयत्न होते हैं। तो पहले तो प्रयत्नों को दो भागों में बांटा है, एक तो आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न का उच्चारण स्थान से गहराई से संबंध है, क्योंकि उच्चारण की प्रक्रिया में जिह्वा या मुख के किन्हीं भागों के बीच में स्पर्श होता है, छुवन होती है। वह छुवन कितनी मजबूत होती है इसके आधार पर हम आभ्यंतर प्रयत्नों को 5 भागों में बांटते हैं। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईस विवृत, विवृत और संवृत। वह छुवन और मुख की गुहा का खुलना, इन दो आधारों पर। तो स्पृष्ट का मतलब होता है जिसमें स्पर्श किया जाता हो, स्पृष्ट छुआ हुआ, और ईसत स्पृष्ट थोड़ा छुआ हुआ, ईशत यानी थोड़ा किंचित। ईशत विवृत यानी खुला हुआ, ईशत विवृत यानी थोड़ा खुला हुआ, और संवृत यानी बंद। तो इस तरह मुख गुहा के बंद या खुले होने के आधार पर और जिह्वा के विभिन्न उच्चारण स्थानों को छूने के आधार पर यह आभ्यंतर प्रयत्नों का 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। बाह्यस्थ एकादश था, बाह्य जो प्रयत्न है वो एकादश था। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं और बाह्य प्रयत्न जो हैं वो 11 प्रकार के हैं। एकादश प्रकार के, 11 प्रकार के। तो उसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 11 प्रकार। इस कक्षा में हम बाह्य प्रयत्न देख लेते हैं। अगली कक्षा में हम आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे और आभ्यंतर प्रयत्नों के साथ साथ जो सवर्ण संज्ञा का जो सूत्र है उसकी अंतिम परिणति कैसे होती है वर्णों की सवर्ण संज्ञा, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके लिए सूत्र है बाह्य प्रयत्नों के लिए अत्यंत सरलता से हम याद कर सकते हैं। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। यहाँ पर यदि संधि करके लिखा होगा लेकिन थोड़ा सा हमने तोड़ के लिख दिया। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। यानी कि जो खर वर्ण जो हैं उनका बाह्य प्रयत्न होता है विवार, श्वास और अघोष। विवार जिसमें मुख का विवर खुलता हो, विकास होता हो, उसका वह विवार है। श्वास जिसमें श्वास चलती हो। अघोष जिसमें घोष नहीं होता हो या घोष कम होता हो। नाद जो है, घर घर जो ध्वनि है वह कम हो। तो ये जो खर वर्ण है उनके बाह्य प्रयत्न है खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। अब खर वर्ण कौन से हैं? खर वर्ण जानने के लिए खर एक प्रत्याहार है तो हमें माहेश्वरी सूत्र की ओर जाना पड़ेगा। माहेश्वरी सूत्र में ख से लेकर र तक जो भी वर्ण आते हैं उनमें से हम सूत्रांत वर्णों को या इत संज्ञक वर्णों को या जिनके हलंत लगा हुआ है उन वर्णों को हम हटा देंगे। बाकी जो शेष वर्ण बचेंगे वो खर वर्ण होंगे। तो खर वर्ण हम माहेश्वरी सूत्र में देखें तो ख, फ, छ, ठ, थ, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, 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 र। ये जो वर्ण है वो खर वर्ण है। इनमें से सूत्रांत क, फ, छ, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, उनमें से सूत्रांत व इत संज्ञक है, य इत संज्ञक है और र इत संज्ञक है। इनको हटा दिया तो शेष हमारे पास बच जाते हैं ख, फ, छ, ठ, थ। ये सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण हैं। च, ट, त, क, प ये सभी वर्गों के प्रथम वर्ण हैं। क, प, त,
Z Z और फिर श। तो खर का तात्पर्य हो जाता है वर्गों का प्रथम वर्ण, वर्गों का द्वितीय वर्ण और श। इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है? विवार, श्वास और अघोष। फिर दूसरा आता है हशो, संवारा, नादा, घोषाश्च। जो हश वर्ण हैं उनका प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष। अब हश वर्ण कौन से हैं? वही माहेश्वरी सूत्र में हम देखेंगे, हश है से लेके श तक। तो है से शुरू करेंगे, है ये वरे टलन यम गणन झ य गणदश जब गणदश। जब गणदश तक आएंगे तो फिर हमारे पास बच जाएंगे हैं अंतस्थ। अंतस्थ यानी यरे लेवे को अंतस्थ कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर और व्यंजनों के अंतः बीच में स्थित है, अंदर स्थित है, ये दोनों जैसा व्यवहार करते हैं। तो है अंतस्थ यानी यरे लेवे और वर्गों के तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम, ये हैं हश। और इनका प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष। खरो विवारा श्वासा घोषश्च। हशो संवारा नादा घोषश्च। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचम। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचम यणश्चाल्प प्राणः। शलश्च महाप्राण। तो वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और जड़ जो वर्ण है वो अल्प प्राण होते हैं, उनका प्रयत्न बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। प्रथम तृतीय पंचम यानी जैसे के वर्ग का के प्रथम वर्ण है, क ख ग तृतीय वर्ण है, क ख ग पंचम वर्ण है। तो इन प्रथम क ग और अंग का जो बाह्य प्रयत्न है वह है अल्प प्राण। इसके अलावा यण, यण का मतलब यह है। और वर्गों की जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है, और शल, शल का मतलब शेष शर है, हल यानी शेष है। इनका जो प्रयत्न है वह है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है जिसमें प्राणवायु, अल्प प्राणवायु की आवश्यकता होती है, कम प्राणवायु की जिनके उच्चारण में प्रयोग में आती है वो अल्प प्राण है। महाप्राण का तात्पर्य जिसमें प्राणवायु की अधिक आवश्यकता होती है, महती प्राणवायु प्रयुक्त होती है उच्चारण में, उनका उच्चारण स्थान महाप्राण है। तो ये दो प्रकार के हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्चाल्प प्राणः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राण। ठीक है। इसके बाद बच जाते हैं तीन, ये हो गए विवाद, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष 6 हो गए। अल्प प्राण और महाप्राण 6 और 2 8 हो गए। इसके बाद बचते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस तरह से 11 प्रयत्न हो जाते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के विषय में हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि जो स्वर होते हैं उनके जो उच्चारण स्थान है वो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान हैं। जैसे ए का कंठ है, ई का तालु है, ऊ का ओष्ठ है, री का मूर्धा है।
तो इन उच्चारण स्थानों के जब वो ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होता है उनका उच्चारण, तब उसे उदात्त कहा जाता है। जब उसके अधः भाग से निष्पन्न होता है इनका उच्चारण, जब ये उच्चरित होते हैं अधः भाग से, तब उसे अनुदात्त कहा जाता है। और जब मध्य भाग से इनका उच्चारण होता है, संभूत होते हैं यह मध्य भाग से उच्चारण स्थान के, तब इन्हें स्वरित कहा जाता है। जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों के ही धर्म समाहित होते हैं, दोनों के ही गुण समाहित होते हैं, दोनों की विशेषताएं समाहित होती हैं, दोनों का ही स्वरूप जहाँ ध्वनित होता है, उस अवस्था को स्वरित कहा जाता है। इनकी लिखने की प्रकार में हम पहले पढ़ चुके हैं कि उदात्त को लिखा जाता है जैसे यदि कै उदात्त है तो ठीक ऐसे लिखा जाएगा। यदि कै अनुदात्त है तो कै के नीचे एक डंडा लगा दिया, और यदि कै में विद्यमान जो है वह स्वरित है तो इसके ऊपर एक सीधा डंडा इस तरह से लगा दिया। तो इस तरह से इनका लिखने का उदात्त और अनुदात्त तो स्वरित को लिखने का तरीका होता है। बाह्य प्रयत्न समाप्त होते हैं। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न का विषय।